बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। क्या हुआ, ये आज दूध कम क्यों है? होमवर्क करते हुए अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो बाजी, आज फिर हवेली वालों ने सारा दूध खरीद लिया। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के घर देने आ गया, वरना बाकी लोगों को तो आज दूध दिया ही नहीं। दूध वाले ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? मगरिब की नमाज पढ़ती दादी ने तेजी से सलाम फेरा। हवेली वाले तुम्हारे ज्यादा सगे लगते हैं, जो तुम अपने सालों से लगे हुए ग्राहकों को हर दूसरे दिन तकलीफ देते हो। और इतने दूध का वो लोग करते क्या है आखिर? वहाँ कौन कौन रहता है? नजर तो कोई आता नहीं, दादी बुड़बुड़ा रही थी। अरे अम्मा, हमें क्या, कोई भी रहता हो। वैसे भी उनसे मोहल्ले वालों को कभी कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अम्मी दरवाजा बंद करते हुए बोली। तकलीफ ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ सताने से तकलीफ होती हो, 1000 तरीके होते हैं दिल जलाने के। दादी मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई, मगर मैंने महसूस कर लिया। हवेली वालों का जिक्र हो तो दादी का दिल मिला जाना लाजमी था। ये कोई आज की बात नहीं थी, बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा था। मुझे बच्चा समझकर मेरे घर वाले अक्सर ऐसी बातें मेरे सामने दोहरा लेते थे जो कि काफ़ी मतनाज़िया हो सकती थीं। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 थी, मगर मेरा जहन मेरी उम्र से कहीं आगे था। दादी जान की हवेली वालों से एक तरफा दुश्मनी हमेशा से थी, कम अज़ कम मेरी उम्र से कहीं पहले से। और इसकी वजह मेरे मरहूम दादा जान की शदीद हुस्न परस्ती और इश्क मिजाजी थी। अम्मी और अब्बू अक्सर कोड वर्ड्स में और कभी साफ साफ आपस में ये तज़किरा निकाल लेते थे कि दादा जान और दादी में कभी लड़ाई झगड़ा होता तो उसका बैकग्राउंड सिर्फ कोई खातून ही होती थी। दादा जान सारी उम्र इश्क पेशा ही रहे, कभी जज्बाती तो कभी अमली तौर पर। हालांकि दादी अपनी जवानी में काफ़ी पुरकशिश हुआ करती थी। उनका हाल उनके शानदार माजी की साफ अक्कासी करता था, मगर दादा जान की आतिशे शौक कभी सर्द ना हो सकी, उनके बुढ़ापे तक में नहीं। शुक्र है मेरे अब्बू में उनके ये जीन्स मुंतकिल नहीं हुए, वरना जाने क्या होता। दादी भी जज्बा रकाबत में इतनी ही साबित कदम रहीं जितनी खवातीन पर दादा हुजूर का दिल आता गया। दादी उनसे तमाम उम्र की दुश्मनी पालती रहीं। अब किसी बेचारी खातून को तो इल्म तक ना होता कि उनकी गायबाना तारीफ पर दादी दिन रात मुसल्ले पर बैठकर उनको बद्दुआएं दिए जाती। हवेली से तो दादी को इतनी पुरखाश थी कि उनका बस नहीं चलता था कि किसी जालिम हुक्मरान की तरह उसकी ईंट से ईंट बजा दें। सुना था कि दादा जान ने किसी जमाने में उस हवेली की किसी इंतहाई हसीन औरत की एक झलक देख ली और बस लगे दिन रात हवेली के चक्कर काटने। वैसे तो इस तरह के सैकड़ों झटकों का दादी ने सामना किया था, मगर इस मर्तबा बात मुख्तलिफ थी। दादा तो जैसे दीवाने हो गए थे, बस नहीं चलता था कि क्या कर बैठें। दिन रात उस औरत की एक झलक देखने को तपती दोपहरों और सर्द रातों में हवेली के गिर्द मुंडलाते रहते थे। इस कदर बेकरार हो गए थे कि अपनी बहन यानी अब्बू की फूफो की मिन्नतें करते थे उनका रिश्ता इस औरत के लिए ले जाएं, वरना वो जहर खा लेंगे। दादी ने न जाने उस वक्त ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। शायद मेरे अब्बू और मेरी फूफो की वजह से, जो उस वक्त तकरीबन इसी उम्र के थे जो अब मेरी और छोटी बहन अंबर की होगी। फिर न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, दादा ने अपनी जिद और हवेली के फेरे लगाने छोड़ दिए, मगर उनके जहन और दिल से वो औरत कभी ना निकल सकी। अपनी आखिरी उम्र तक उसके तस्करे पर वो शाहरुख खान की तरह सचमुच हिकलाने लगते थे। दादाजी दुनिया छोड़कर चले गए अपनी रंगी मिजाजी के कई निशानों के साथ। मेरे अब्बू जवान हुए, मैं और अंबर पैदा हुए और हवेली पर वक्त ने बहुत सारी गर्द छोड़ दी। रानी के बाबा, मैंने उन लोगों को हाँ कहलवा दी है, 2-1 दिन में वो रानी को देखने आएंगे। रानी की माँ ने चूल्हे में लकड़ियां सुलगाते हुए रानी के बाप को इत्तला दी, जो आलती पालती मारे बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। मैंने तुझे मना किया था ना कि लड़के वालों को रानी को देखने ना देना। रानी का बाप सुनते ही भड़क गया। ऐसा कभी हुआ है? रानी की माँ भी गुस्से में आ गई। भला लड़की को देखे भाले बगैर भी कोई ब्याह कर ले जाता है? अपनी लड़की की सूरत देखी है तूने? कोई मन भर के सोने के साथ भी उसको मुश्किल से ही अपनाएगा, और यहाँ तो कील भी नहीं है देने को। तो क्या रानी सिर्फ मेरी लड़की है, या मैंने अपने हाथों से उसकी शक्ल बनाई है?
रानी की माँ ने गुस्से से चिमटा जमीन पर दे मारा। तूने ही जना है उसे न जाने क्या खाकर, जितनी मनहूस खुद है उतनी मेरी जिंदगी कर दी है। रानी का बाप रोज का कायदा दोहराने लगा। हाँ, मुझसे शादी से पहले तो तू बड़ा राजकुमार था ना, जन्मों का सपेरा है। चल, पैदा मैंने किया है तो ब्याना तो तेरी जिम्मेदारी है। कील नहीं है जहेज के नाम पर तो डूब मर जाकर। रानी की माँ हिसाब बराबर करने लगी। कोठड़ी नुमा कमरे में पड़ी रानी के कानों में ये मज़ाकरात बआसानी जा रहे थे। कई सालों से ऐसा ही हो रहा था। जब से रानी 15 की हुई थी तब से लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे, मगर 20 साल की होने के बावजूद कहीं बात ना बनी थी। वजह रानी की सूरत थी, गहरी सांवली रंगत तो उनके तमाम नाते वालों की सांवली ही थी, मगर या तो सपेरे थे या छोटे मोटे मजदूर। सूरज देवता से उनकी दिन भर आंख मचोली चलती थी। रंग मजीद तप जाता था। औरतें सब्जी उगाती, तोड़ती, अपने खुले सहनों में काम करती थीं। 13-14 की होते ही ब्याह हो जाता, ढेरों बच्चे होते और सब रंग रूप चंद सालों में न जाने कब बेवफाई कर जाता। मगर रानी की तो शान ही निराली थी। वो शाम रंग नहीं बल्कि शब रंग लेकर पैदा हुई थी। नाक नक्शा गुजारे से भी कम था, मगर एक चीज सब पर बाजी ले गई थी। रानी का पिता नस्लों से सपेरा था, न जाने किन किन जंगलों में रात दिन भटकता और इंतहाई नायाब सांप पकड़ता और फिर उनको अपनी सोई हुई किस्मत के मुताबिक इंतहाई कम दामों में बेच देता। सांपों में जिंदगी गुजार कर उसका मिजाज इंतहाई जहरीला हो गया था और जुबान हर वक्त डसने को तैयार है। उसका बाप दादा और शायद उनके बाप दादा भी सपेरे थे। रानी के पिता को सांपों की इतनी अकसाम याद थी कि क्या किसी को अपनी महबूब के नक्शो निगार असबर होते होंगे। रानी उसकी सबसे बड़ी बेटी थी और अपनी बातों के बरक्स उसके दिल में रानी की बड़ी मोहब्बत थी। वो दिल से चाहता था कि रानी का ब्याह हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए, मगर जब रानी जन्म लेने वाली थी तो वो अपने साथियों के साथ दूर घने जंगलों में भटक रहा था, किसी कीमती नायाब सांप की तलाश में। सांप मिला, काला स्याह भयानक, कोई गज भर लंबे फून वाला। वो कोशिश के बावजूद उसे ना पकड़ सका, मगर अपनी जान बचाने के लिए उसे सांप को मारना पड़ा। बड़ा जानलेवा मुकाबला हुआ था, मगर रानी का बाप जीत गया। सांप को खत्म तो कर दिया था, मगर घबराहट में एक गलती कर बैठा। अपने बाप दादा की जिंदगी भर की सिखाई हुई एक नसीहत भूल गया। जब भी सांप को मारो उसका सर कुचल दो, खासकर उसकी आंखें। मगर वो मकतूल सांप इस कदर भयानक और दबंग था कि रानी का बाप शायद जिंदगी में पहली मर्तबा खौफजदा हो गया और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचकर भी कई रातें ना सो सका। हर सिरसराहट पर उसको लगता शायद सांप की नागिन बदला लेने आ पहुंची है। नागिन खुद बनफ्से नफीस तो कभी ना आई, मगर जब रानी पैदा हुई तो पैदाइशी तौर पर उसके गहरे सांवले चेहरे पर एक अजीबोगरीब बर्थमार्क था। उसके दाहिने गाल पर ठोड़ी तक एक शबीह थी, एक सांप की शबीह। स्कूल से वापस घर जाते हुए मेरे जहन में एक ख्याल लहराया और मैंने फौरन उस पर अमल भी कर दिया। बरसों से जहन में पकती क्यूरियोसिटी अब उबलकर बाहर गिरने लगी थी। हवेली में बरसों पहले रहा करती एक हसीनो जमील औरत, जिसकी एक झलक ने बीवी बच्चों वाले मेरे दादा को बेकरार कर दिया था, जिसमें ना कोई आता था ना कोई जाता था, मगर उसके अनदेखे मकीन 20-20 किलो दूध खरीदा करते थे। मुझे और अंबर को स्कूल के अलावा अकेले बाहर जाने की इजाज़त ना थी और हवेली का तो नाम लेना भी हमारे घर में गुनाह समझा जाता था। कल अम्मी और दादी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरे दिल में एक शदीद जुस्तजू ने जन्म लिया। उस वक्त मुझे पुरअसरार कहानियाँ बहुत पसंद थीं। बचपन तो अक्सर बेखौफ होता है। अंबर रोज़ मेरे साथ स्कूल जाती थी, मगर कल रात उसको तेज़ बुखार हो गया तो आज मैं अकेला था और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया। कोई 15-20 मिनट चलने के बाद मैं हवेली के सामने खड़ा था। हवेली दूसरे घरों से हटकर बनी हुई थी, बिल्कुल अलग थलग। वो बिल्कुल शानदार नहीं थी, बल्कि उसको हवेली के बजाय किसी हवेली का खंडर कहना ज़्यादा मुनासिब था।
बहुत पुरानी इमारत। हाँ, उसका रकबा बहुत ज्यादा था। उजाड़ लॉन दूर तक फैला हुआ था। मैं घास पर चलता इमारत के करीब आ गया। कदीम अंदाज का घर, तंग सीढ़ियाँ, बेहद तंग बालकोनियाँ जिनके आगे भद्दी रेलिंग लगी हुई थी। मुझे हवेली ने कतन मरूब नहीं किया, लेकिन मुझे मशहूर कर दिया। मैं देर तक खड़ा बंद दरवाजे को तकता रहा। कई मर्तबा कोशिश की कि दस्तक देकर देखूं कौन खोलेगा दरवाज़ा। क्या वो खातून जिन पर दाता, लेकिन वो तो अब बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, और क्या पता दुनिया में हों भी या नहीं। और फिर मैंने एक फैसला किया। कोई और समझता या नहीं, रानी के बाप ने उस पर एक नज़र डालकर ये बात जान ली थी कि रानी के चेहरे पर बनी वो सांप की छवि बेवजह नहीं हो सकती। रानी के पिता ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसकी अगली पिछली कई नस्लों में कोई चंद लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सका था, मगर उसको एक यकीन सा था। उसका वजदान कह रहा था कि रानी कोई आम लड़की नहीं। सांप ने हो सकता है अपनी झलक रानी के चेहरे पर छोड़कर उससे इंतकाम लिया हो, मगर जो सांप इस कदर दराज दस्त हो कि वो अपनी माँ के पेट में मौजूद बच्ची के चेहरे को अपना आईना बना ले, उसका इंतकाम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगा। आने वाला वक्त न जाने कौन सी घटना साथ लाने वाला था। रानी के साथ कौन सी तिलिस्म होशरुबा जुड़ने जा रही थी, वो नहीं जान पा रहा था। हाँ, लेकिन उसके कहीं बहुत अंदर कोई उसको दहला रहा था, वार्न कर रहा था। जब तक रानी कम उम्र थी, उसके पिता ने मजबूरन उसकी तरफ से आंखें बंद किए रखी, मगर जब रानी की दोनों छोटी बहनें भी अपने ससुराल चली गईं, तो वो अनजानी शर्मिंदगी से उसकी तरफ नजर ना उठा पाता था। रानी की सब सहेलियां अपने घरों की हो गई थी। रानी का चेहरा मजीद कुम्हला गया था। वो आईने में शक्ल देखती तो खुद को ही ना देख पाती। भला मुझसे कोई क्यों ब्याह करेगा, मुझे तो खुद से डर लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते। रानी का बाप अपनी मर्दाना फितरत और अपनी जहालत से मजबूर था। वो सब जानते बूझते भी रानी की माँ से रात दिन झगड़ता। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का उसके पास सिर्फ एक ही जरिया था। तू बाहर निकली थी ना सैर सपाटे को, जब रानी तेरे पेट में थी। चांद गिरहन था उस रात को। कितना रोका था मेरी माँ ने तुझको, अब भुगत नतीजा। वो ठाठ से सारा इल्ज़ाम रानी की माँ पर धर डालता, और वो गरीब चूँकि असल वजह से ला इल्म थी, शर्मिंदगी से सर डाल देती। लड़के वाले आए, रानी के दीदार का शर्फ हासिल किया और उल्टे पैरों वापस लौट गए। कानों को हाथ लगाते, ना बाबा ना, कौन चलती फिरती नागिन को अपने घर लेकर जाए। लड़के की माँ ने उसी वक्त ना कहलवा भेजी। रानी उस रात पल भर ना सो सकी। सो तो उसका बाप भी नहीं सका था। रिश्ता ना हो सकना अलग बात है, मगर इस तरह के दिल में छेद करने वाले जुमले सुन सुनकर वो थक चुकी थी। मुझे नहीं करना ब्याह, रानी ने खुद से फैसला किया। अब झांक कर भी देखे कोई इस घर में हूँ, मैं खुद थूकती हूँ सब पर, मगर पूरी जिंदगी इस तरह अकेले कैसे। कोई तो हो बातें करने वाला, प्यारी प्यारी कहानियाँ किस्से सुनाने वाला, दिल बहलाने वाला और तारीफ करने वाला। वो जाने क्या क्या सोच रही थी। शायद पूरे चांद की रात आने वाली थी। पूरे घर बल्कि पूरी बस्ती में उदास सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बंद बेखबर सो रहे थे, मगर रानी कब से अपने पलंग पर पड़ी चांद को तक रही थी। कितना सुंदर है, कितना कोरा। चांद पर भी तो दाग है, मगर उसके हसीन चेहरे पर तो दाग भी सजता है, जैसे किसी गोरी चिट्टी लड़की के गाल पर काला तिल। दरवाज़ा बजा तो वो बुरी तरह चौंक गई। कौन है? मैं बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ चल बल्कि दौड़ पड़ा था। न जाने क्यों हवेली का जायज़ा लेते लेते एक अजीब खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। नहीं नहीं, मैं कभी इधर नहीं आऊँगा। क्या पता यहाँ कोई बच्चों को खा जाने वाला भूत रहता हो। अम्मी की सुनाई कई कहानियाँ मेरे जहन में घूम रही थीं। जब अपने घर के सामने पहुँचा तो मेरी सांस में सांस आ गई। मगर चंद दिन के बाद जैसे मुझे कुछ होने लगा, जैसे मुझे कोई पुकारने लगा। हवेली मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थी और उस आवाज़ में रोज़ बरोज़ शिद्दत आने लगी थी। सोते जागते मुझे हवेली, उसका बंद दरवाज़ा, उसका उजाड़ लॉन पुकारने लगा। आओ, सिर्फ एक मर्तबा आओ तो सही, अंदर आओ, अंदर आकर तो देखो कौन है अंदर। और फिर एक दिन
अरे बाबा, दरवाजे पर रानी का बाप था। वो पिछले कई दिनों से जंगल गया हुआ था सांप का शिकार करने। बाबा, रोटी लाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं, तेरी माँ कहाँ है? बाबा कुछ अजीब से मूड में लग रहा था। माँ सो रही है अंदर। तुम सच कह रहे हो रानी के बाबा? रानी की माँ की आवाज़ में सख्त हैरत उतर आई थी। अरे हाँ हाँ, ये सांप अनमोल है। कई सदियों में पैदा होता है और फिर सदियों जीता है। अगर इसकी सही कीमत लग गई तो समझवारे न्यारे हो जाएंगे और फिर मैं रानी का ब्याह कर दूंगा, घर भर कर दहेज दूंगा, लड़के वालों को मुंह मांगा। इसके बाप की आवाज़ में ऐसा जोश था जो रानी ने पहली मर्तबा सुना था। ये सांप देवता है, इसमें मधु विष होता है। अगर ये किसी मर्द को काटे तो उसका कांटा पानी नहीं मांगता, लेकिन अगर ये किसी औरत को डस ले तो वो औरत दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाती है। वो सदियों जिंदा रहती है और हमेशा जवान रहती है। रानी दरवाजे से कान लगाए दुम साधे ये अलिफ लैला सुन रही थी। अगर इस सांप के अच्छे दाम लग गए, चिड़ियाघर वालों ने इसे खरीद लिया तो नैया पार लग जाएगी। रानी के बाप की आवाज़ में अजीब आस उतर आई थी। क्या वाकई सांप की काटी औरत मरती नहीं, सदियां जीती है, वो भी हसीन सूरत वाली बनकर? रानी की माँ ने तमाम जिंदगी सांपों में गुजारने के बावजूद जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा सुना था। अरे हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर रानी के पिता ने आगे कौन सी राम कथा सुनाई, रानी को बिल्कुल पता नहीं चला। उसकी सुई तो बस यहाँ तक अटक गई थी। इस सांप की काटी हुई औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। उसकी नजरें बाबा के हाथ में पकड़ी पिटारी पर गड़ी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मेरे कानों में मैं आज फिर हवेली के सामने खड़ा था। ना चाहते हुए भी मेरे कदम मुझे यहाँ घसीट लाए थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। काफ़ी देर बाद, इंतज़ार के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शुक्र है, मैंने सुख का सांस लिया और वापसी के लिए पलटा। मगर ऐन उसी वक्त मैं जैसे सांस लेना भूल गया। आ जाओ, वो मुस्कुरा रही थी। अंदर आ जाओ। रानी की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ सांप का सौदा करने। देर से लौटूंगा, तू इस कमरे में किसी को मत जाने देना। रानी के कानों में अपने बाप की आवाज़ पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा तेज तेज। सुबह से दोपहर हो गई, रानी का बाप वापस ना लौटा। रानी बेकरार सेहन के चक्कर काटती रही। माँ तो जैसे खुद सांप बनकर कमरे का पहरा दे रही थी। क्या करूं? न जाने कितनी मर्तबा रानी ने खुद से ये सवाल किया और फिर किस्मत का लिखा वो सफ़ा खुद ब खुद खुल गया, जिसके खुलने का वक्त आज लिख दिया गया था। रानी, मैं नदी पर नहाने जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी। तो इस कमरे का खास ख्याल रखना, कोई आ जाए तो अंदर न जाने देना। हाँ हाँ माँ, तू फिक्र न कर, रानी ने बेताब होकर कहा। कांपते हाथों से रानी ने पिटारी पर से कपड़ा हटा दिया। वो गुमसुम हाथों में पिटारी थामे कितनी देर खड़ी रही। पिटारी के अंदर की लर्जिश साफ महसूस हो रही थी, जैसे अंदर कोई चीज रेंग रही हो, हिल रही हो आहिस्ता आहिस्ता। उसने पिटारी का ढक्कन हटा दिया। अंदर मौजूद चीज एक झटके से फुनकार कर उसके सामने आ गई। एक गहरे सुनहरी सोने जैसे सांप ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उफ! उसने आहिस्ता से सांप को पकड़ लिया। दोनों मुकाबिल एक दूसरे को तकते रहे, घूरते रहे। रानी ने आहिस्ता से अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। सांप ने किस्मसाकर एकदम उसी जगह जहां पहले ही सांप की छवि बनी हुई थी, रानी के चेहरे पर डस लिया। मैं गुमसुम बैठा उसे तक रहा था। उसका उम्री और नादानी में भी उस हसीन चेहरे से नजर हटाना नामुमकिन लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं थोड़ी देर को अपना नाम भी भूल गया। अशर, बड़ा अच्छा नाम है। दूध पियोगे तुम? नहीं, मैंने नाक चढ़ाकर कहा। दूध मुझे गंदा लगता है, मैं घर में भी दूध नहीं पीता। अम्मी बहुत डांटती हैं इस बात पर। अच्छा अच्छा, मगर क्या करें, मेरे घर में तो दूध के अलावा कुछ और खाने को होता ही नहीं है, उसने कहा। ओ, मुझे हैरानी हुई। जब ही तो आप इतनी गोरी हैं। वो जोर से हंसने लगी। उसके मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। मैं फिर खो गया। अरे आंटी, वो क्या है? मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। कमरे के दरवाजे पर कोई चीज रेंग रही थी। सांप।
एक बारीक सुनहरा सांप। अरे डरो नहीं, उसने इत्मीनान से सांप को उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। ये तो मेरा दोस्त है, यूँ समझो मेरा बेटा ही है, जैसे तुम अपनी अम्मी के बेटे हो। और वाकई मुझे उस सांप से कोई खौफ महसूस ना हुआ, जैसे वो कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो। मैं इत्मीनान से बैठा उससे बातें करता रहा। काफी देर के बाद मैं जैसे नींद से जाग गया। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा अशर, उसके लहजे में उदासी आ गई। फिर कब आओगे? उसने बेताबी से पूछा। जल्दी आऊँगा, ज़रूर आना, मैं रोज़ इंतज़ार करूँगी। अरे आंटी, दरवाजे पर पहुंचकर मुझे ख्याल आया, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम? उसके हसीन होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बस कर दे रानी की माँ। रानी के बाप ने रो रो कर हलकान होती रानी की माँ को एक मर्तबा फिर तसल्ली दी। काश मैं रानी को छोड़कर नदी पर ना जाती। मुझे क्या खबर थी, मैं बिल्ली को दूध का रखवाला बना रही थी। तेरा कोई दोष नहीं, ये ना होता तो कुछ और हो जाता। रानी का बाप खलाओं में जाने क्या तलाश रहा था। रानी ये होनी अपनी जन्म कुंडली में लिखवा कर लाई थी। न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रानी की माँ सुबह से तड़प रही थी। वो सुखी होगी, जब तक जिएगी सुखी रहेगी। रानी के बाप ने खोखली आवाज में जैसे खुद को तसल्ली दी। उसे अब भूल जा, वो वापस कभी नहीं पलटेगी, पलट ही नहीं सकती। वो अब ना इंसान है ना मुकम्मल सांप, लेकिन वो अब अपना बाकी जीवन सांपों के साथ ही बिताएगी, सिर्फ सांपों के साथ। अरे अशर, मेरे छोटे से दोस्त, वो मुझको देखकर बहुत खुश हो गई। बड़े दिनों बाद आए हो? जी आंटी, दिल तो रोज करता था, मगर बाहर निकलने की इजाज़त मुश्किल से मिलती है। मेरी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। क्या देख रहे हो? वो समझते बूझते हुए शरारत से मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं, मैं झिझक गया। आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसकी सुनहरी बॉर्डर वाली स्याह साड़ी का पल्लू थाम लिया। आज आप इतनी तैयार क्यों हैं? कहीं जा रही हैं क्या? मैं तो कहीं जाती ही नहीं। अरे आंटी, इतना दूध! मेज पर पड़ा बड़ा सा बर्तन दूध से लबालब भरा हुआ था। आज आप क्या न्याज दिलवाएंगी? अरे नहीं, वो बेसाख्ता हंसने। आज पूरनमाशी की रात है, आज मेरे घर मेहमान आएंगे। वो क्या होता है? मैंने हैरत से पूछा। इस किस्म की रात मेरे लिए नई थी। आज पूरे चांद की रात है। थोड़ी देर में उसके घर में मुख्तलिफ साइज और रंगत वाले मेहमानों की आमद शुरू हो गई। न जाने कहाँ और किन किन कोनों से इतने सांप बरामद होने लगे कि गिनना मुश्किल था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि मुझे उनसे कतन खौफ महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उन्होंने मुझ पर किसी इल्तफात की नज़र डाली। आराम से दूध के बर्तन के पास जमा हुए और बाजमात दावत उड़ाने लगे। मैं और वो सोफे पर बैठे दिलचस्पी से सांपों को देखते रहे। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो चंद दिए उठाकर ले आई। झिलमिलाते शोलों के पीछे उसके हसीन चेहरे ने आज रात के मुकम्मल चांद को पीछे छोड़ दिया था। आंटी, आपके घर लाइट नहीं है क्या? उसको कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में दिए रखते देखकर मैंने पूछा। हाँ, वो चौंक पड़ी। नहीं, मेरे घर में बिजली नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं और मेरे दोस्त अंधेरे में भी देख सकते हैं। ये दिए तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, वो सांपों को देखते हुए बोली। चंद लम्हों में ही बर्तन खाली हो गया और तमाम सांप वापस न जाने कहाँ रोपोश हो गए। आंटी, मैं जैसे ट्रांस से बाहर आ गया। ये इतने सारे सांप! कुछ मत पूछो अशर, उसके लहजे में कर्ब उतर आया। तुम नहीं समझोगे, बस वादा करो, कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे, और हाँ, ना कभी यहाँ आना छोड़ोगे। उसने इल्तिजा की। मुद्दतों के बाद किसी इंसान को महसूस किया है, उससे बातें की हैं, वरना तो जीवन फुनकारते और रेंगते हुए ही बीत गया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा आंटी, प्रॉमिस। अरे वो क्या है? ड्यूटी से वापस घर जाते हुए जमील चौकीदार की नज़र एक सिरसिराती हुई चीज़ पर ठहर गई। अरे अरे, उसने जल्दी से लाठी मजबूती से पकड़ ली। ये तो सांप है। जमील के पहले ही वार ने सांप का काम तमाम कर दिया, मगर उसने हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर डंडे मार मार कर सांप को कुचल दिया। गहरा सुनहरी सोने जैसा सांप
इतना आसान हदफ बिल्कुल भी नहीं था। मगर एक तो बेचारा बहुत बूढ़ा हो चुका था, कोई 150 साल, और फिर आज बहुत जल्दी में था। आज अपने वक्त मुकर्ररा से लेट हो गया था। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती और पूरनमाशी खत्म हो जाती। वो कहीं पहुंचने की धुन में मगन था, इसलिए जमील चौकीदार का निशाना खता न हो सका और सांप बेचारा मारा गया, वरना वो वादा खिलाफ हरगिज न था। मुझे उससे किए हुए वादे को ज्यादा दिनों तक नहीं निभाना पड़ा। अगले ही दिन दिल के हाथों बुरी तरह मजबूर होकर मैं बहाने बनाता घूमता घुमाता हवेली की तरफ चल निकला, मगर वहां पहुंचकर बुरी तरह चौंक गया। हमेशा की तरह आज हवेली का उजाड़ लॉन सुनसान नहीं पड़ा था, बल्कि वहां लोगों का हुजूम था। लोग बाआवाज़े बुलंद न जाने क्या तबसरे कर रहे थे। मैंने अपने दूध वाले की पुरजोश आवाज़ पहचान ली। जी, वैसे तो सालों से एक हाथ ही बाहर निकलता था दूध लेने और पैसे देने के लिए, मगर आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा चौपट खुला था। मैंने बड़ी देर आवाज़ें लगाई, मगर कोई जवाब ना आया, तो मैं डरते डरते अंदर चला गया। तो सामने ही मैंने दूध वाले की पूरी बात ही नहीं सुनी। न जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। ओ, मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। स्याह साड़ी, सुनहरी पल्लू वाली स्याह साड़ी में मलबूस कोई वजूद फर्श पर बेसुध पड़ा था, यकीनन मुर्दा। लेकिन वो तो नहीं, वो तो कोई इंतहाई मकरू सूरत बूढ़ी औरत की लाश थी। मैं उसके और करीब पहुंच गया। ये क्या है? इस औरत के स्याह चेहरे पर मजीद गहरा एक निशान था, अजीब सा, सांप जैसा। घर में तो और कोई भी नहीं है। लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। शायद ये औरत घर में अकेली रहती थी, बिल्कुल अकेली। कोई सदियों पुराना किस्सा, कोई बुजुर्गों से सीना बा सीना चली आई रिवायत। हो सकता है महज आधी सच हो और आधी मन घड़त। कोई गहरा बरसों पर मुहित अकीदा, एक ख्याल, एक तहकीक जो काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही है, वो ये कि आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती। सदियों पहले बोले गए अल्फाज कभी नहीं मरते, बल्कि इस दुनिया में ही कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, इस कायनात में गर्दिश करते रहते हैं। अगर तो ये रिसर्च सच साबित हो जाती और रानी के माँ बाप की बरसों पहले होने वाली वो गुफ्तगू जो रानी ना सुन पाई थी रिवर्स की जा सकती, तो क्या सामने आता। रानी ने अपने बाप की बात सिर्फ वहां तक सुनी जहां तक उस सांप की काटी औरत के सुंदर बन जाने का तस्करा था। इसके आगे क्या कहा गया उसकी समात ना सुन पाई। उसके कान उसकी किस्मत के लिखे ने बंद कर दिए थे। रानी की माँ, जिस औरत को ये सांप देवता डस ले, वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाती है। वो औरत सदियां जीती है, मगर उसकी एक शर्त है, हर साल उसी तारीख को सांप उसको डसने आता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में ही हो। और जो कभी सांप ना आ सके तो रानी की माँ की डरी हुई आवाज़ गूंजी, तो वो रात उस औरत के जीवन की आखिरी रात होगी। लेकिन वो सांप ज़रूर आता है, चाहे उसको कितनी कठिनाई से गुजरना पड़े। डसे बगैर ना औरत को चैन पड़ता है ना सांप को। ये डंग असल में सांप देवता का सिंदूर होता है। एक बार काटने के बाद फिर वो किसी मर्द को उस औरत के करीब भी फटकने नहीं देता। धन दौलत, पहनना ओढ़ना, उसको सब मिलता रहता है। नहीं मिलता तो शौहर का सुख, बच्चों की खुशी। सांप फिर किसी मर्द को उसे छूने भी नहीं देता। हाय राम, रानी की माँ ने दिल पर हाथ रख लिया। तो ऐसी सूरत का क्या फायदा कि पैरों के बिना ही विधाओं जैसी उम्र बितानी पड़ जाए। ऐसा ही है रानी की माँ। कभी कभी जीवन जीवन नहीं रहता, पहेली बन जाता है। रानी का जीवन